नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भद्राद्री यदाद्री प्रोजेक्ट और छत्तीसगढ़ बरकी माहदे पर अदालती तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आला का ऐवान असम्बली में ऐलान। रियासत की बरकी कंपनियां 81,000 करोड़ रुपए की मफरूज। बरकी मालियात पर हुकूमत का असम्बली में वाइट पेपर। सरबराही को यकीनी बनाने का ऐलान। मजलिस किसी जमात का अक़लियती सेल नहीं। असम्बली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के दरमियान जबरदस्त नोकझोंक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक़र्रुर बिल की मंजूरी से इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म के साए में काम करेगा। इदारा आज़ाद होना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी की लोकसभा में बहस। और कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में झुलसी हुई लाश बरामद। कत्ल के बाद लाश को जलाने का शुबा। पुलिस मसरूफ तहकीकात। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमे बरकी के 2 पावर प्रोजेक्ट और छत्तीसगढ़ माहदे पर अदालती तहकीकात का ऐलान किया है। महकमे बरकी की कारकर्दगी पर हुकूमत की जानिब से पेश किए गए वाइट पेपर पर मुबाहस के दौरान साबिक वज़ीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी ने हुक्मरान जमात की जानिब से लगाए गए बदनुमाइयों के इल्ज़ामात के खिलाफ तहकीकात कराने का मुतालबा किया। वज़ीर आला ने मदाखलत करते हुए ऐवान में ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ के साथ किए गए माहदे पर अदालती इंक्वायरी की जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा, अवाम को जज्बाती बयान देकर
महकमे बरकी को मखरूज कर दिया गया। इस हक़ाइक़ को कबूल करने के बजाय जवाबी हमले किए जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा किसी टेंडर के बगैर 1000 मेगावाट बरकी खरीदी के लिए माहिदा किया गया, जबकि मरकजी हुकूमत कम कीमत में बरकी देने के लिए तैयार थी। हुकूमत ने नज़रअंदाज किया और फिर माहिदा किया। दूसरा, यदाद्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट इंडिया बुल कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए सब क्रिटिकल प्रोजेक्ट को BHEL को दिया गया, लेकिन अब तक पैदावार सिफर है। जेंको के तहत भी एक भी बरकी पैदावार में कोई इजाफा नहीं किया गया। ये प्रोजेक्ट 2 साल में मुकम्मल होने वाला था, 7 साल हो चुके, अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। रियासत में बरकी सरबराह करने वाली कंपनियों पर 81,516 करोड़ रुपए का खर्च है। 31 मार्च 2023 तक इन कंपनियों को 62,416 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमत की जानिब से बरकी की सूरत हाल पर रियासती असम्बली में व्हाइट पेपर जारी किया गया। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने इस व्हाइट पेपर को ऐवान में पेश करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान बरकी शोबे की माली हालत खस्ता हुई। दूसरे ज़राए से बरकी की खरीदी के लिए 30,406 करोड़ रुपए का खर्च हासिल किया। बरकी सरबराह कंपनियों को सरकारी इदारे 28,842 करोड़ रुपए बाकी हैं। व्हाइट पेपर में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश और रियासत की तकसीम के वक्त बरकी की पैदावार और मालियाती मौक़िफ़ को बयान किया गया। साबिक़ वज़ीर बरकी जगदीश्वर रेड्डी ने हुकूमत की जानिब से पेश किए गए व्हाइट पेपर पर तबसरा करते हुए कहा कि जो आदाद और शुमार पेश किए गए काफ़ी हद तक दुरुस्त हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ 81,516 करोड़ रुपए खर्च किया तो वहीं 1,35,000 करोड़ रुपए असासे कायम किए गए। ट्रांसमिशन सिस्टम को मुस्तहकम बनाया गया। साबिक़ वज़ीर ने कहा इंतखाबी मुहिम के दौरान कांग्रेस पार्टी ने 24 घंटे बरकी सरबराही को चैलेंज किया था, वही हुकूमत 19 घंटे बरकी सरबराह करने की बात कर रही है। इस पर BRS और कांग्रेस पार्टी के अरकान में नोक-झोंक देखी गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और मजलिस के कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी के दरमियान रियासती असम्बली में ज़बरदस्त नोक-झोंक देखी गई। बरकी पर जारी किए गए व्हाइट पेपर पर कम मुबाहस हुए, सियासी तनकीदें, हमला और जवाबी हमले देखे गए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जब ओल्ड सिटी के मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई, कांग्रेस के एक रुकन असम्बली ने मदाखलत करते हुए कहा गुज़िश्ता 10 साल से आप जिसके साथ थे उन्होंने कुछ नहीं किया। अकबर ओवैसी ने जवाब देते हुए कहा कि जब बड़े बात कर रहे हैं तो बच्चे दरमियान में नहीं आते। इसके बाद अकबर ओवैसी ने 10 साल में जो काम करवाएं उस पर तफसीली रोशनी डाली और कहा कि अगर 20 साल भी दिए गए तो इतने काम नहीं कर सकते। कांग्रेस हुकूमत 5 साल में भी इतने काम नहीं कर सकती। अकबर ओवैसी ने कहा यह मजलिस को ख़त्म करने की साजिश है। वज़ीर आला ने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी सीनियर लीडर हैं, इसलिए प्रोटेम स्पीकर बनाए गए। इसका मतलब ये नहीं कि सीनियर लीडर हैं तो उसको ज़्यादा इख्तियारात हैं। इसके बाद दोनों में नोकझोंक देखी गई। वज़ीर आला ने कहा BRS की इत्तेहाद जमात मजलिस है। ट्रांसमिशन के बकायाजात में सिद्दीपेट, गजवेल और हैदराबाद ज़्यादा हैं, इसे हासिल करने में ताउन करें। रेवंत रेड्डी ने कहा अकबरुद्दीन ओवैसी सिर्फ मुसलमानों के नहीं तेलंगाना अवाम की नुमाइंदगी करें। वज़ीर आला ने कहा कि गलतियाँ करने वालों की तारीफ कर रहे हैं और हमको तनकीद का निशाना बनाएंगे तो हम खामोश नहीं रहेंगे। अकबर ओवैसी ने कहा मजलिस किसी पार्टी का अक़लियती सेल नहीं है, यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हम कहाँ से मुकाबला करेंगे इसका फैसला कोई और नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कभी बाबरी मस्जिद गिराने वालों का साथ नहीं देंगे। मैं आपके जरिए हुकूमत से एक मुतालबा करना चाहता हूं कि पुराने शहर में बहुत जगहों पे तार लटक रहे हैं और लटकते हुए तारों को ऊंचा करने के लिए एक 500 पोल्स की जरूरत है पूरे पुराने शहर में। अगर आप मंजूरी देते हैं तो मैं आपका ममनून रहूंगा, मशकूर रहूंगा। नए ट्रांसफार्मर्स होना है और बहुत सारी जगहों पर 3 फेज नहीं है। ओल्ड सिटी में 3 फेज के लिए हम बोल रहे हैं, थर्ड फेज देना है। उम्मीद करते हैं कि आप उसको भी मंजूरी देंगे। बोलिए, प्लीज टेक द माइक, प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। Akbaruddin sir. For the last 10 years, he's the senior most legislator here, but he's telling that so many 500 polls he required. He never bothered to ask the previous government why he has done. He's giving the lecture so many times as if he is the master voice. Then why he has not asked all those? Yes,
10 years was given the time for them. He has not demanded anything for the old city. Please, please. ऑनरेबल स्पीकर सर, बच्चे बड़ों की बातों में मदाखलत नहीं करना चाहिए। अभी कितना भी बोलो बच्चे हैं, अभी बहुत सीखना है, सीखिएगा। असेंबली के रिकॉर्ड्स निकाल कर देखिएगा, हम बार बार मुतालबा करते गए हैं। इफ यू आर गोइंग टू गिव मी द टाइम सर, I will mention on the 10 years achievements of Old City. For your kind information, in Old City, we were successful in getting sanctioned works worth 14,500 crores. And that information was laid on the table. And if you have to calculate, the works which are sanctioned is more than 25,000 crores. As far as this electricity is concerned, we were successful in getting a sanction of many electrical substations. You mean to say कि I shouldn't say, आपको जरा अक्ल होनी चाहिए कि कोई वायर डालते हैं सर, like I want to give an example कि a wire is being given sir, Please. it takes sir every 5 years it is required to replace those wires. So I will have to, as a public representative, I'll have to make my demand. I'll have to put across. That doesn't mean that I'm going to be quiet. Sir, it is the government and the government is a continuous process. So I am going to make a demand, I am going to make a request, I am going to ask. You want to give or you don't want to give, it is your prerogative. But my responsibility is to demand, to make a request to the government. Government has the responsibility to take care of everybody. And I am making this demand on the assurance given by the Honorable Chief Minister that he is not going to take any पुराने शहर के साथ कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे, बोले आप कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन आपके लेजिस्लेचर्स के साथ ऐसा दिखता है कि आप इंतकामी कार्रवाई करना चाह रहे हैं। सर, आई हैव टू रिप्लाई टू दिस सर। सर, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को तो हिंदुस्तान भर में इख्तिदार है और मौका है। 16 चीफ मिनिस्टर आए रियासत तेलंगाना में, 119 सीट हैं, हिंदुस्तान के 500 पार्लियामेंट के सीट्स हैं, रियासतें हैं, लेकिन उनका मकसद यही है कि मुसलमानों की एक पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, उसको खत्म कर दो। उनका मकसद है कि रियासत में जो रीजनल पार्टीज हैं उनको खत्म कर दें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको क्या बड़ा नुकसान होगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। अरे हम 7 सीट पर हैं, लेकिन आपको 7 भी बर्दाश्त नहीं। हम अकेले यहां खड़े होते हैं, यह भी बर्दाश्त नहीं। आपका ये इंटॉलरेंस जो है ना, ये बता रहा है, ये पैगाम दे रहा है कि मुसलमानों से आपको गुस्सा है। क्या मैं मुसलमान हूं तो क्या यहां खड़े होकर अपने मसाइल को पेश नहीं कर सकता हूं? ठीक है सर, नो सर, वेट सर, प्लीज वेट सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर। मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर हम काम नहीं कराते होते तो बार बार जीत कर नहीं आते। 6 मरतबा जीत कर आया हूं और लोग यहां से यहां जाते, वहां से वहां आते, लेकिन हम जहां वहीं खड़े हुए हैं। मंसूबे बनाए, साजिश बनाए, हम बुरे दिखे, मुसलमानों की एक आवाज को दबाने की कोशिश करी वो कांग्रेस ने, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों ने अपने एतमाद का इजहार हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे किया और हम कामयाब होकर आए हैं, कामयाब होकर आते रहेंगे। लेट मी मेक इट वन मोर थिंग क्लियर सर, आई हैव कम with a majority of 81,000 change votes and I have secured 67,000 poll votes। मतलब यह कि आवाम का भरोसा हमारे साथ है। आप अगर समझते हैं कि आपको इख्तिदार मिल गया 10 बरस के बाद तो आप हमको डराएंगे, हम डरेंगे। हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है, हम मुकाबला करते आए हैं, मुकाबला करते रहेंगे। किरण कुमार रेड्डी ने जेल में डाला, हम जेल में रहे, हमको भेज दिया शहर से, हम उस वक्त भी नहीं डरे। अरे हम डरने घबराने वाले नहीं है। मैं 5 मरतबा जेल में जाके आ चुका हूं, और भी जाना है तो जाएंगे। आप तसादुम चाहते हैं, ठीक है, हम करने तैयार हैं, हम गले लगाने को भी तैयार हैं, लेकिन याद रखो हमारे हाथ दराज हैं, हम इख्तिदार के गिरेबानों को खेल सकते हैं, हम अपने दामन के तार बेचने को तैयार नहीं हैं, हम तैयार नहीं हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि इख्तिदार है तो हम डर जाएंगे और
उठकर हमको डिस्टर्ब करेंगे। नहीं, मुसलमानों की आवाज तेलंगाना में थी, है और रहेगी। इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता। यह आवाज पूरे आब वो ताप के साथ थी और आब वो ताप के साथ ही रहेगी। हम मसाइल के लिए जिद्दोजहद करते रहे हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। हमारी जिद्दोजहद चंद्रबाबू नायडू के दौर में भी थी। हमारी जिद्दोजहद, आई एम कंक्लूडिंग सर, हमारी जिद्दोजहद सीएम साहब बात करें। स्पीकर सर, एक नया मेंबर, नहीं स्पीकर सर, एक नया मेंबर, इतना सीनियर मेंबर नया बनाए सो सरकार के खिलाफ आवाज उठाए तो वो ये मांगा कि 10 साल पिछले सर, प्लीज 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 गिव मी, नो 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 मिस्टर प्लीज, मिस्टर अकबरुद्दीन ओवैसी, no definitely you will get mic, you can, no definitely you will get mic, you can put your argument. I'm not going to, no speaker sir, अकबरुद्दीन ओवैसी जी जितने बार बोले, जितने मिनट बोले, हम कुछ नहीं कहा, मगर ये कोई तरीका नहीं है। स्पीकर सर, असद साहब, अकबर साहब, स्पीकर सर, बैठिए, आपको माइक देता हूं। स्पीकर सर, बैठिए। इतना नहीं सर, स्पीकर सर, अकबर साहब ने 6 बार चुनाव लड़के 6 बार चुन के आए, इसीलिए हमारे सरकार मेजॉरिटी मिलते ही अकबरुद्दीन ओवैसी जी को हम प्रोटेम स्पीकर बनाए। हम जितना उनको, वो पार्टी को, माइनॉरिटी को जितना मौका देना है हम कोशिश किए। ये 1 minute, yes, because of your seniority, this is not any out of turn quota. We have respected your seniority and your experience. That is what I wanted to clarify. At the same time, he has to respect colleague member. He is also, no, seniority doesn't get any extraordinary powers. Seniority or juniority or first time or 10th time member, हर मेंबर के लिए एक ही तरह के हक होते हैं। स्पीकर सर, अगर ये मामला हमारे दोस्त एमआईएम पार्टी अगर माइनॉरिटी एंगल में लेकर गए तो मेरा साथी डॉक्टर कवंपल्ली सत्यनारायण वो दल की है, वहां पर बिठाए, उनके तरफ आप क्यों वकालत ले रहे? अब फाइनल बात है, आप 7 सीट जीते, मगर बहादुरपुरा में कितने वोटों से जीते, नामपल्ली में कितने वोटों से जीते, एक बार ये भी आप हिसाब किताब ले लो। अकबर साहब, हमको कोई एतराज नहीं है, आपके पार्टी जिताने के लिए, आपके पार्टी अगर 9 सीट 10 सीट 12 सीट कुछ भी जीतने के लिए आपका पॉलिटिकल पार्टी का हक है, मगर माइनॉरिटी का हक बचाने का जिम्मेदारी हमारे है। हर बहुत सारे प्रदेशों में हम मुख्यमंत्री बनाए, इस देश का राष्ट्रपति माइनॉरिटी को हमने बनाया, आपने नहीं बनाया, आप नहीं बनाया। बिहार के, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र में हम लोग मुख्यमंत्री बनाए माइनॉरिटीज को। इस देश का राष्ट्रपति हम ही ने बनाया माइनॉरिटी को। आपके सुझाव से नहीं, हमारे जिम्मेदारी है माइनॉरिटी को साथ में लेकर चलने का। हम किसी से माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए किसी से सीखने का जरूरत नहीं है। 4% रिजर्वेशन दिया, हमने दिए, 12% वादा किया, धोखा किया सो आदमी से, आप दोस्ती कर रहे, ये ठीक नहीं। आपका मर्जी, आप डिसाइड कर लो किसके साथ में रहना, मोदी के साथ में रहना, मोदी को मदद करने वाले के साथ में रहना, न्यूट्रल रहना, सेक्युलर रहना, आपका मर्जी है, आपका मर्जी को हम कुछ नहीं बोल सकते। अकबरुद्दीन साहब। Honorable Speaker, sir. Please. Honorable Speaker, sir. मोहतरम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने
जिस ज़बान में बात की है, जिस अंदाज में बात की है, सुनकर बड़ा अफसोस हुआ इस वजह से कि आज मैंने बीजेपी के एक बड़े लीडर को भी यही बात कहते हुए सुना, नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि वह ऐवान में नहीं है। ऐवान के आदाब और रूल्स को मैं जानता हूं। बीजेपी के बड़े लीडर, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने यही बात कही जो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने कही कि पुराने शहर के लोग बरखी बिल्स बाकी हैं और भरते नहीं हैं। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ये भी आपसे कहूंगा कि यह हाउस की कोई सैंटिटी है या नहीं है सर। अगर है तो इन द सेकेंड तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली लास्ट सेशन ऑफ August I had raised a question and I had asked कि बार बार बीजेपी से दूसरों से इल्जाम लगता है कि पुराने शहर में बरखी की चोरी है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट the government of that day tabled the statement stating that कि पुराने शहर में बरखी की चोरी नहीं है। अगर तो मैं आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से क्लैरिफिकेशन चाहता हूं कि आप बरखी के बकायेजात ड्यूस की बात कर रहे हैं या चोरी की बात कर रहे हैं। मैं आप सीनियर 6 टाइम्स एमएलए है, लीडर ऑफ द हाउस बात करते जब चेयर से बात करना, आप डायरेक्ट उनको बात करके बिठाना, ये अच्छी बात नहीं है साहब, ये अच्छी बात नहीं है साहब। नहीं सर, if I am using the mic, I know the rule positions. When I'm using the mic, everyone who's using the mic is supposed to address to the chair. Now the mic is here, I'm addressing it to you, sir. Please. If I have to address without the mic, yes, that is something different, sir. Please. Mic and without the mic is there. Sir, through you, sir. अब क्या नजर पे भी पाबंदी लगाएंगे आप? नजर पे भी पाबंदी, गर्दन पे भी पाबंदी। ऑनरेबल स्पीकर साहब, अब आप देखो साहब आप। सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, I just want to clarify on 3-4 things which Honorable Chief Minister Saab had said, and it is very misleading, sir. Sir, every political party has the right to contest elections wherever they want. He says that MIM didn't allow Shabbir Ali to win. Did MIM contest in Nizamabad? Sir, and second thing about Jubilee Hills. Sir, Jubilee Hills, we have corporators there, and we have earlier also contested. This time also we contested. You mean, and one more thing, sir, when I do not have any objection when a Congress candidate is contesting against me, and rest of them also do not have. Congress contested at Karwan. Congress gave a ticket to a Muslim. So I should say that कि आप जो है सो हमारे मुसलमान को जीतने नहीं दिए. What an immature talk, sir. What is this? क्या मैं ये बोलूंगा? देखिए साहब, सवाल वो नहीं है कि आपको लड़ने का इख्तियार है, हमको लड़ने का इख्तियार है. अब हम जहां से लड़े आप बोलेंगे कि नहीं, आप वहां से नहीं लड़ना. सर, आई एम नॉट a minority cell of any party. I am a Majlis Ittihadul Muslimin. So my party has the right to take my own decision as your party has the right to take your decisions. How can you say that? How can you say that? Speaker sir, Please. अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने फिर मुद्दे को दूसरे रास्ता में ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. मैं जिम्मेदारी से आप जो सवाल किए वो सवाल को मैं फिर जवाब देना पड़ रहा. 2014 में जुबली हिल्स से एमआईएम चुनाव लड़ा था जब नवीन यादव को टिकट दिए थे. 2018 में एमआईएम जुबली हिल्स से चुनाव नहीं लड़ा. वही नवीन यादव इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े तो पार्टी से बर्खास्त कर दी.
अभी 2023 में हम लोग एक जाने माने खिलाड़ी, हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किए ऐसे खिलाड़ी अजहरुद्दीन को हम एक माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इस सभा में ले आने के लिए हम कोशिश किए, मगर वहां पर दूसरे एमआईएम माइनॉरिटी कैंडिडेट को चुनाव लड़वा के अजहरुद्दीन साहब को हरा दिए। मैं इतने कहा, मैं कुछ इल्जाम नहीं रखा, मैं कुछ मदद नहीं मांगा, जो फैक्ट्स एंड फिगर से मैं इस सभा और नेता के सामने, क्योंकि अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब अध्यक्ष ने फाइनल फैसला करते, तो इसीलिए मेरा दोस्त से मेरा गुजारिश है, जब हम लोग कोशिश कर रहे हैं माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इस हाउस में लाने के लिए, तब आप ये अजहरुद्दीन को हरा दिए। इनके दोस्त चंद्रशेखर राव ने शबीर अली साहब को कामारेड्डी में हराने के लिए, अगर के चंद्रशेखर राव को दूसरे सीट से लड़ना है तो सिद्दीपेट है बगल में, उसके बगल में उनके बेटा का सिरसिल्ला भी है, दो बेटा का और दामाद का छोड़कर वो गया कामारेड्डी। तो इन लोगों का नीयत कैसा है, बस वो नीयत साफ नहीं है बोल के मैं दिखाना चाह रहा हूं सर, इतना ही है। अकबर साहब, Sir, my humble request to you is that, sir, let me complete what I have to say, sir. Sir, let me just complete what I have to say, sir. please. Sir, now the question arises, I really don't understand. He's such a senior person, and Almighty has blessed him with such a big chair, in spite of having a political career, started from ABVP, then TRS, then BJP, and then Congress, then also RSS. He should be more matured, because he's gone everywhere, here and there, and he's got experience of being everywhere. And he talks like this. It is so sad, sir. Sir, it is no, sir. Let me complete, sir. Sir, it is. Sir, I request. सीएम कर एमआईएम पार्टी के बारे में अगर बोलना शुरू किए तो आगे आपको भी बहुत दिक्कत हो जाएंगे। आप लोग नादेंद्र भास्कर राव से दोस्ती किए, आप लोग एनटीआर से दोस्ती किए, आप लोग चंद्रबाबू नायडू से दोस्ती किए, आप लोग राजशेखर रेड्डी साहब से दोस्ती किए, उसके बाद आप लोग किरण कुमार रेड्डी से दोस्ती किए, दुश्मनी किए, उसके बाद केसीआर से भी दोस्ती किए। नादेंद्र भास्कर राव से लेकर जिस दिन नादेंद्र भास्कर राव तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ने के लिए जब कोशिश किए, कौन साथ में थे सर? ये हिस्ट्री है। अगर अकबर साहब नहीं बोले तो हम बोल सकते, हम भी राजनीति में हैं। किसी के ऊपर इल्जाम लगाना आसान है, मगर जवाब देना जिम्मेदारी से देना पड़ता है। यहाँ पर चर्चा आप किधर किधर कहाँ अलायंस किए, हम किधर किधर घूम के हैं, ये सब सारे चर्चा करने के लिए नहीं है। यहाँ पर चर्चा है व्हाइट पेपर ऑफ एनर्जी, इसके बारे में आप जो बोलना है तो बोलो। अगर एक दिन चर्चा करना है केसीआर साहब ने किधर किधर घूम के आया, कांग्रेस में कब था और नायडू पार्टी में टीडीपी में कब था, फिर कांग्रेस में कब आया, फिर कांग्रेस से अलायंस कब किए, फिर चंद्रबाबू नायडू से अलायंस कब किए, फिर बीजेपी से अलायंस कब किए, फिर खुद का पार्टी कब बनाया, ये सब सारे एक दिन पूरा आप अगर मौका दिए तो कौन कौन कहाँ घूम के आए, सबके बारे में चर्चा करने के लिए हम तैयार है। अगर आप कभी मौका दिए तो उसी के ऊपर एक दिन पूरा दिन हम चर्चा करेंगे। स्पीकर सर, नहीं, अब तो पावर के बाद सब्जेक्ट अब अध्यक्षा, प्लीज डिप्टी सीएम है ना, please, yes. Let me appeal to the House. He'll give me the mic, please.
He will give you the mic. Let me appeal to the House. Even for you to speak also, House has to be in the order. अकबर साहब, Sir, 1 minute, sir. Sir, Honorable Speaker, sir, I hope that my mic would be not snatched away again, sir. Sir, Honorable Leader of the House and Honorable Chief Minister Saab has said that MIM was with N.T. Rama Rao, MIM was with Chandrababu Naidu. Sir, that's what I'm saying, sir. Sir, we have been only for the sake of upliftment of the state. We have always played a role of constructive opposition, sir. And we will continue to play that, sir. और हम हमारे मसाइल के लिए जिद्दोजहद करें. अगर नाडेनला भास्कर राव साहब की बात कर रहे हैं तो उस वक्त हमने मुसलमानों के लिए आर्टिकल 30A के तहत एक मेडिकल और एक इंजीनियरिंग कॉलेज हिंदुस्तान में सबसे पहले आर्टिकल 31A के तहत लिया हमने. मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि इस वजह से कि मुसलमान तालीम में पसमानदा थे और उसके बाद में रेवंत रेड्डी साहब ने कहा कि एक मुसलमान को हराने के लिए जुबली हिल्स गए, इससे पहले नहीं लड़े थे. सर, I would like to, through you, tell the Honorable Chief Minister Saab that he is now an MLA. In last parliament, he contested for Malkajgiri. So if he doesn't contest this time, so if he again goes to Malkajgiri after next 5 years, तो shall I stand and say कि आप जब नहीं गए थे अब क्यों गए बोल के? ये कैसी बात है साहब ये? और सर एवरी देखिए साहब, सर जमहूरियत का कोई ठेकेदार नहीं है, जमहूरियत सबकी है और जमहूरियत में हमको इलेक्शन लड़ने का इख्तियार है. और बार बार आप हमको बीजेपी की बी टीम बोल के पुकारते रहे. हम बीजेपी की नहीं, हम बीजेपी की बी टीम नहीं है सर हम मर जाएंगे, जंगलों का रुख कर लेंगे, ये सांपों और बिच्छुओं को इन हथेली पे दूध पिला लेंगे, जंगलों का रुख कर लेंगे, मगर कभी बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले और मुसलमानों के खून से होली खेलने वालों के करीब नहीं जाएंगे. हम मरते मर जाएंगे मगर कभी बीजेपी के साथ जाने वालों में से नहीं है. और हम सिर्फ मुसलमानों के हक के लिए लड़ते हैं. चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि किसी दिन बहस कर लेंगे, मजलिस कहां गई? चलिए मैं चैलेंज को कबूल करता हूं और आपको चैलेंज देता हूं, आज ही बहस कर लेंगे. मजलिस कहां गई, किधर गई, किसके साथ रही? कबूल है तो आ जाओ, आज उस पर बहस कर लेंगे, हम तैयार हैं. ये बातें सर कि आप वहां क्यों गए, यहां क्यों गए, इधर क्यों लड़े? अरे हमको इख्तियार है लड़ने का, हम लड़ेंगे सर, हम लड़ सकते हैं जहां भी हमारे कमर को लड़ना. अकबर भाई ये चैलेंज करने का, हेलो अकबर साहब, नहीं माइक दे रहा हूं, आप जाइए, माइक दे रहा हूं. बिल्कुल नहीं, माइक प्लीज कम माइक दे रहा हूं, आप जाइए, प्लीज कम. ये क्या चैलेंज है? ये क्या चैलेंज है अकबर भाई? चैलेंज क्या है? ये क्या चैलेंज है? प्लीज सिट डाउन. अरे यार सर, it was Rajshekhar Reddy, MIM and Congress both together were successful in getting the 4% reservation, sir. One cannot take this credit. We cannot forget Rajshekhar Reddy, sir. And Rajshekhar Reddy was a true gentleman, sir. Because of his nature, we were together, sir. And at that time, leaders from Delhi, sir, again I do not want to mention the name, they came and met my late father at my father's residence. My father told, include in your manifesto about reservation to Muslims. Then MIM will come together with you and we will work. Rajshekhar Reddy Saab included that in the Congress manifesto in United Andhra Pradesh. After that, together, Rajshekhar Reddy and myself, we struggled, sir. We fought for it, and also Muhammad Ali Shabbir was also part of it, sir.
So we together got the 4%. Do not say that it is only Congress who got 4%. This is unfair. रियासती असम्बली में मजलिस के अरकान ने पोडियम तक पहुंचकर एहतजाज किया। वजीर आला के साथ नोक-झोंक के बाद नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा, अकबरुद्दीन ओवैसी को मौजू पर बात करने के लिए मौका दें। जब स्पीकर ने अकबरुद्दीन ओवैसी को माइक दिया तो उनकी तकरीर के दौरान स्पीकर ने फिर माइक काट दिया, जिस पर कायदे मजलिस बरहम हो गए। ऐवान के वस में जाकर उन्होंने मुअत्तल करने या फिर बात करने का मौका देने का मुतालबा किया, जिस पर वज़रा ने अकबर ओवैसी को मनाने की कोशिश की। अकबर ओवैसी ने कहा, मजलिस की तारीख और कांग्रेस की तारीख पर वज़ीर आला ने मुबाहस का चैलेंज किया है, उसे कबूल करते हैं। उन्होंने कहा कि मुबाहस अभी कराए जाएं। कायदे मजलिस ने कहा, BRS पार्टी अपना दिफा कर सकती है और MIM अपने 7 अरकान के साथ दिफा करने की ताकत रखती है। कुछ ऐसा नहीं ठीक है भाई। नहीं, I am not. We are not here. We are here on a positive note. Sir. What? Please. Sir, my point here is, you know, he has seen many assemblies. No. That's fine. You know, we take everything in a very positive way. खबरदार इन उर्दू बोले तो कवर बोले तो न्यूज इन्फॉर्मेशन खबरदार इज नथिंग विच इज अनपार्लियामेंट्री केटीआर गारू प्लीज सर वॉट एवर यू प्लीज एग्जामिन द रिकॉर्ड सर प्लीज एग्जामिन द रिकॉर्ड्स वॉट एवर इज अनपार्लियामेंट्री यू कैन एक्सपंज इट सर आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मेंबर आल्सो प्लीज ही इज अ न्यू मेंबर ऑफ द असेंबली नो नहीं किससे भी मैं सर डराना हमारा फर्ज बनता नहीं होता साहब। वी आर ऑल द न्यू मेंबर्स सर, दे आर 51 न्यू मेंबर्स इन द असेंबली सर। सर देखिए सर एक दे आर 51 प्लीज मिनिस्टर का बात हो गया बाद आपको देंगे प्लीज। दे आर 51 न्यू ऑनरेबल मेंबर्स इन दिस असेंबली सर, 57. So we have to respect each and every honorable member, even though they got elected for first time or 2 times or 3 times or 4 times. My request to honorable member is don't get into the total intricacies what they speak. They have just come to assembly, they were trying to express their opinions, try to understand it on the broader thing. You know, you have to accommodate everybody and try to go along with it. There on please come. आपको दे रहा हूं मैं, माइक दे रहा हूं आप जो बात कर रहे हो करेक्ट नहीं। चैलेंज क्या है भाई? सीट के ऊपर जाइए। चैलेंज क्या है? क्या चैलेंज है? हेलमेट है तो नहीं देता मैं। चैलेंज क्या है भाई? ये गलत है चैलेंज करना यार। अकबर साहब को दे नो स्टार्ट करो अब बैठिए। अकबर साहब को दे रहा हूं मैं, आप जाइए। दे रहा हूं विल में आप रहे तो मैं नहीं दे सकता हूं, आप जाइए। अकबर साहब अरे बैठो మిత్రులు అక్బరుద్దీన్ గారు మాట్లాడటానికి మళ్ళీ మైక్ ఇచ్చారు అధ్యక్ష। మీరు సబ్జెక్టు సంబంధించి విద్యాశక్తికి సంబంధించి మాట్లాడాలి కానీ సభానాయకుడిని పట్టుకొని ఇందాక కూడా అదే మాట్లాడారు। వాట్ ఏ మెచ్యూర్ టాక్ అరే మీరు సభలో ఎంత సీనియర్ సభ్యులే ఉండి సభానాయకుడిని పట్టుకొని చాలా సర్కాస్టిక్గా నవ్వుకుంటూ వాట్ ఏ ఇమెచ్యూర్ టాక్ అంటే వాట్ డస్ దట్ మీన్ అధ్యక్ష? ఇమెచ్యూర్ టాక్ అయిపోయింది। ఇప్పుడేం ఛాలెంజ్ ఏంది ఇది? ఇదేమన్నా గోవాల కుస్తీ బయట అధ్యక్ష? ఇది కరెక్ట్ కాదు। మీరు సభలో మీరు సభలో సబ్జెక్ట్ మీద మాట్లాడండి। మీకు ఇంకా ఏమన్నా 2 నిమిషాలు ఎక్కువ కావాలంటే మాట్లాడండి, లేదా ఓల్డ్ సమస్యల గురించి మాట్లాడండి, లేదా ముస్లిం మైనారిటీ సమస్యల గురించి మాట్లాడండి। అంతేగాని మీరు ఛాలెంజ్ చేస్తాం ఇమెచ్యూర్ టాక్ ఏ ఊరు సభ్యులు మాట్లాడినా వాళ్ళ మీద ఎదురుదాడి చేస్తామంటే ఇది ఎక్కడ న్యాయం అధ్యక్ష? మీలానే అందరు సభ్యులు వచ్చారు, అందరు గెలిచే వచ్చారు, ఇది కరెక్ట్ కాదు అధ్యక్ష। మేము చాలా గౌరవ సభ్యులకు చెప్తా ఉన్నాం, దయచేసి సభానాయకుడిని ఆ రకంగా కించపరిచేటట్టు మాట్లాడటం అనేది కరెక్ట్ కానే కాదు। వారు ఈ హ్యాస్ టు సెట్ రైట్ తర్వాత మీరు సబ్జెక్ట్ మీద
ఎంత మాట్లాడతారు చెప్పండి, అంతేగాని థ్యాంక్ యూ. अकबर साहब देव नहीं धमकी नहीं दे रहा हूं, नहीं दे रहा हूं, नहीं दे रहा हूं. अकबर साहब ऑनरेबल सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, सब्जेक्ट का ऊपर बात करिए. नो सर, आई हैव टू गिव अ क्लैरिफिकेशन सर. सर, इट्स अ वेरी बिग एलिगेशन विच ही सेड कि वी डिडंट अलाउ अजहरुद्दीन टू विन. सर, मैं भी ये बोलना चाह रहा हूं, देयर इज एन हिस्ट्री. बाबा साहब अंबेडकर एक दलित थे और उस बाबा साहब अंबेडकर दलित को नहीं जीतने कौन दिए? कौन? सर ये बोलो सर, कौन? दिस इज अनफेयर सर, दिस इज अनफेयर. नो सर, आप डाइवर्ट कर रहे हैं. नहीं हो सकता साहब. ये दिस इज सर, आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल मेंबर, सीनियर मेंबर. Now it's a high time why we have to stand up. We have to stand up before all the 57 new members and show our eminence. Please try to understand. We are on the serious subject on the state finances. If I request honorable member, because the TRS doesn't have any reply on this, so they just want to sidetrack the issue. Please understand, Akbar bhai. Akbar bhai, if they have the guts, try to speak on the subject. If you have any subject, try to speak on this subject. Don't try to sidetrack the subject, sir. Sir, if there are any unparliamentary votes, either on our treasury benches side or on their side, try to remove or expunge from the record, sir. I request honorable member Akbaruddin Sahab to conclude on the subject. My request to him, sir. Please. Because anyway, TRS is not interested to discuss on this subject. They are running away from this subject and they are trying to instigate the members, sir. Try to understand, sir. मजलिस के कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान असम्बली में हैदराबाद और पुराने शहर के बरकी मसाइल पर तवज्जो दिलाई। पुराने शहर में गर्मा के मौसम में काफ़ी मसाइल पैदा होते हैं, उनकी यकसुई के लिए इक़दाम किए जाएँ। ट्रांसफार्मर्स ख़राब होने की शिकायत, हाई टेंशन वायर का मसला है। मसाजिद में बिला वक्फा बरकी सरबराही होनी चाहिए। 2 माह के बाद रमज़ान शुरू होने वाला है, रमज़ान में बरकी के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएँ। ऐवान असम्बली में वजीर कोमटी रेड्डी ने कहा कि पिछली BRS हुकूमत की जानिब से 24 घंटे बरकी देने का दावा बिल्कुल बोगस है। 8 था 12 घंटे से ज़्यादा बरकी सरबराह नहीं की गई। जब लॉगबुक का मुशाहिदा किया गया तो 4 घंटे में तमाम रियासत के लॉगबुक को हैदराबाद तलब कर लिया गया। 10 साल में सितंबर अक्टूबर में 24 घंटे बरकी सरबराह की गई। उन्होंने कहा महकमे बरकी की आड़ में जो बेखैरियाँ हुई वो बहुत बड़ा स्कैम है। कांग्रेस के रुकन असम्बली राजगोपाल रेड्डी ने ऐवान असम्बली ने कहा अवाम के शौक से BRS अरकान के दिमाग मुंजमद हो चुके हैं। अवाम को गुलाम समझने वालों को अवाम ने सबक सिखाया है। उन्होंने जगदीश्वर रेड्डी की बात से पार्टी तब्दील करने वाले कॉन्ट्रैक्टर के इल्जामात का जवाब देते हुए कहा अब तक के KCR ने कितनी पार्टियां तब्दील की। राजगोपाल रेड्डी ने कहा BRS अरकान को देखकर रहम आ रहा है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स बिल 2023 की मुखालिफत की है। लोकसभा में जुमेरात को मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा इस बिल से इलेक्शन कमीशन का वक़ार और एतमाद अवाम में घट जाएगा। इस बिल से इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म के साए में काम करेगा। इलेक्शन कमीशन को हुकूमत की मदाखलत से आज़ाद होना चाहिए। श्री असदुद्दीन ओवैसी जी। Thank you, Mr. Chairman, for giving the opportunity. At the outset, let me make very clear that I stand to oppose this arbitrary and biased bill which the government is bringing in to ensure that the independence of Election Commission is finished forever. Sir, the reason I oppose this bill is because if voters start feeling like that the ECI is not an impartial and non-partisan body, the legitimacy of our democracy comes into question. Sir, this bill overturns a Supreme Court constitutional bench judgment on appointment of CEC and ECs. I agree Parliament has
been given this right under Article 324. But I submit that the parliamentary powers is not a power to defeat the purpose of Article 24, but rather to further its purpose. Its purpose is to ensure that an independent and impartial body. But this bill is being brought in to create an election commission which will work in the shadow of the Prime Minister Shri Modi. The search committee and the selection committee, a total of 6 people are involved in 2 stages. And out of these 6 people, there is only one independent person, that is LOP. Every other person is either part of the ruling party or officers who are serving under the government. Obviously, anyone they recommend will be a person who is acceptable to the government. Anyone with independent mind will not be accepted. The allegation of bias will be difficult to defeat, sir. What is the problem the Prime Minister, Mr. Modi, has in having Chief Justice of India as part of the committee? The government has given no reason to exclude the voice of legislature and judiciary from the appointment. The appointment process, sir, is now in fully control of the executive, that is the Prime Minister. Having CJ in the committee will add legitimacy to ECI in the eyes of the public. By bringing such a legislation, you are ensuring that the legitimacy which the ECI enjoys now, it decreases in the eyes of the common people. Sir, what is worse, sir, Chairman, sir, under Clause 8.2, the selection committee can recommend the name of any person, even if they are not part of the list of names provided by the search committee. So what will the law minister do? You know, an article under Clause 7 to an appointment will be valid even if the selection committee is not validly formed or even the committee has vacancy. The government is openly saying that once they have chosen a man or woman, then it cannot be challenged even if it is improperly done. So without even LOP, you can take anyone. Clause 5, sir, says that EC or CEC can only be someone who served as secretary to the Government of India. Why? Why only secretary? Why not expand eligibility criteria to include anyone with knowledge and experience of how elections are conducted? Why should it not include scholars, civil society, other persons? We can place a condition that members must not be elected or appointed officers or hold government position in the executive, legislative or judicial branch at the time of the appointment. We can add a condition that any past political affiliation can disqualify them. But to limit the appointment, sir, to the people who are secretaries of Government of India, the government is basically saying that so long as you are faithful to us, we will ensure that you get a rightful post under the executive. Their proximity to the existing government is being considered as a qualification when it should be considered otherwise. So proximity and faithfulness and capitulation are very important for anyone to become or to get all these posts. Now come to Clause 6, Chairman, sir. It provides a search committee must be constituted under the chairmanship of Law Minister. Now who will appoint the 2 other persons? Will it be the Law Minister? Why create this facade? You know, say openly that the Prime Minister will appoint and get done with it. The law is unclear on who will appoint this committee, who will appoint the other 2 persons. More than this, it is obviously a political process with no independent or impartial voice to suggest names, other than those who are acceptable to the Honorable Prime Minister. May I suggest, sir, that the Standing Committee for Law and Justice should participate in the process. If you don't want the committee to prepare the list, let them at least collect recommendation or nomination of eligible people. Let the committee at least interview the people who the search committee recommend. Let there be a democratic process through which the appointees are filtered. And what is the procedure to be adopted by the selection search committees? Will it be majority or consensus? Will the dissenting party have a right to make the dissent public? Who will the minutes of meetings, will the minutes be made public? Will it be laid before this August House? Will both the committees provide reasons for recommendation? All of these requirements must be part of the legislation. There should be complete transparency in who's appointed, who's not. Now, Clause 16, Chairman, sir. Look at this Clause 16. It provides a blanket immunity to EC and CEC from any proceedings for any act done in the course of the duty. I mean, for example, if they have done a patently illegal thing, shouldn't the higher judiciary have a chance to assess their merits and hold this person accountable? Why is it that you're doing this? I mean, and who are they? No one is holy cow in democracy. There should be right to, even if the Prime Minister does anything wrong, he's subject to correction by judiciary. Now, sir, a constitutional bench in Anup Baranwal, I am just reading paragraph 9, sir. I know I have limited time.
In paragraph 9, the Supreme Constitutional Bench Supreme Court says, the executive alone being involved in the appointment ensures that the commission becomes and remains a partisan body and a branch of the executive. The independence of the commission is intimately interlinked with the process of appointment. Paragraph 165, the Constitutional Bench says, he must be chosen, the election commissioners must be chosen not by the executive exclusively and particularly without any objective yardstick. You are completely doing what the Supreme Court has said. Now, sir, read the paragraph A of the Constitutional Bench judgment. Like the judiciary, the Election Commission must display fearless independence in the absence of norms regarding the appointment. A central norm, institutional integrity is adversely affected. An independent appointment mechanism will guarantee eschewing of in the prospect of this bias. So, sir, Dinesh Goswami Committee on Electoral Reform 1990 said the same thing. They said, have for CEC, Chief Justice, Leader of Opposition should be there. Then for Election Commissioner, Chief Justice, Leader of Opposition, Lok Sabha should be there. National Commission to Review Working of Constitution Report 2002 said Prime Minister, LOP, Leader of Opposition, Rajya Sabha, the Speaker of Lok Sabha and the Deputy Chairman should decide who should be made CEC and ECs. Law Commission Report 255, headed by Justice A.P. Shah, said that the appointment of all ECs and including CEC should be made by President with a 3-member collegium or selection committee consisting of Prime Minister, Leader of Opposition, Lok Sabha and the Chief Justice of India. What did Baba Saheb Ambedkar said, sir? I mean, you don't have any regard for Baba Saheb Ambedkar. The Prime Minister and all of you say, Baba Saheb Ambedkar, this, that. But what about you? What did Baba Saheb say? Baba Saheb Ambedkar said on June 15, 1949, sir. I'm reading only few lines of what great Ambedkar had said, who I feel was the tallest leader India has ever produced. He was more taller than Mahatma Gandhi also. What Baba Saheb Ambedkar said, in every early stage of the proceeding of Constitutional Assembly, a committee was appointed to deal with what are called fundamental rights. The committee made a report. The committee made a report that it should be recognized that independent elections and the avoidance of any interference by the executive in the election to the legislature should be regarded as a fundamental right and provided for in the chapter dealing fundamental rights. When the matter came up before the House, it was the wish of the House that while there was no objection to regard this matter as of fundamental importance, it should be provided for in some other part of the Constitution and not in the chapter dealing fundamental rights. Baba Sahib goes on and says, but the House affirmed without any kind of dissent that in the interest of purity and freedom of elections to the legislative bodies, it was of the utmost importance that they should be free from any kind of interference from the executive of the day. You are going against what our Constituent Assembly, Dr. Baba Sahib Ambedkar said. And sir, I'm concluding, sir. Section 10 of the bill, sir. Section 10 of the bill provides the salaries of the EC and the CEC shall be equivalent to that of Cabinet Secretary. Why are you degrading it? Earlier, the salaries were equivalent to the Supreme Court judge. Why is the government doing it, sir? To control them. Now, please. And I'm concluding, sir. Both important, sir. Because the salaries and benefits available to judge of Supreme Court can only be altered by Parliament. Whereas, if the benefits are according to Cabinet Secretary can be decided by the Executive upon the recommendation of Pay and Commission. So, sir, this is very important that the Election Commission funds are not being drawn from the Consolidated Fund of India. Can the government change it? And that is why, sir, I feel that this will create a trust deficit in the eyes of people for CEC and the ECs. This will be wrong for our democracy, because if an impartial and non-partisan body is not there, then the legitimacy of our democracy comes into question, sir. That is why I stand to oppose the bill. I do not know whether the Honourable Minister has authority to accept a decision. Thank you, sir. रियासती वजीर सीतक्का ने कहा, रियासत में रेवंत रेड्डी की क़यादत में नौ तश्कील शुदा हुकूमत फिरक़वाराना हम आहंगी को बरकरार रखेगी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट क्रिश्चियन एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने सेक्रेटेरिएट में क्रिसमस की तकरीब का एहतमाम किया। वजीर सीतक्का इस प्रोग्राम की मेहमान ख़ुसूसी थी। उन्होंने कहा, हज़रत ईसा मसीह की विलादत क्रिसमस पूरी दुनिया में खुशी और मसरत के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार है।
रियासत में ईसाइयों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। एडवर्ड विलियम्स, जो कि इजलास के कलीदी मुकर्रर थे, क्रिसमस केक काटा। बाद में विलियम्स ने खिताब किया। प्रोटोकॉल डायरेक्टर अरविंदर सिंह, रिटायर्ड IAS ऑफिसर विजय कुमार ने मुबारकबाद दी। तेलंगाना सेक्रेटरीट एम्प्लॉइज एसोसिएशन के अरकान स्वर्णा राजू, वसंत विलाप, भूमबाग, जैबका क्रॉस और दूसरों ने शिरकत की। गंगानगर नाले की तोसी के सिलसिले में मुतासरा मकानात के मालिकीन को मुआवजे की अदायगी का आगाज हुआ है। रुकन कौंसल रहमत बेग ने अराकीन बल्दिया सोहेल खादरी और अब्दुल वासे के हमरा मौला का छिल्ला के इलाके में मुतासरा अफराद के मकान पहुंचकर उन्हें बल्दिया की तरफ से जारी करदा चेक्स हवाले किए। उन्होंने बताया कि 15 मकानात मुतासिर हो रहे हैं। बहैसियत मजमई 25 लाख रुपए के चेक्स दिए गए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक की जानिब से तैयार किए गए BM3 टैंक्स का संगारेड्डी के तालाब में तैराकी का तजुर्बा किया गया। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा फैक्ट्री के जनरल मैनेजर सुधाकर, डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस रत्ना प्रसाद की मौजूदगी में तालाब में टैंक्स की तैराकी की कामयाबी के साथ मशक की गई। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास रेड्डी ने चार मीनार पुलिस स्टेशन का मुआयना किया। इससे पहले DCP ऑफिस पहुंचकर उन्होंने वहां के भी इंतजामात का जायजा लिया। नए साल की आमद और दूसरे अहम उमूर पर ओहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर DCP साउथ साई चैतन्या के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलुगु बिग बॉस का खिताब जीतने वाले प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़िश्ता हफ्ते अन्नपूर्णा स्टूडियो में प्रशांत की बिग बॉस के एक दूसरे शिराकतदार से झगड़ा हुआ था। दोनों के हामियों ने बसों, गाड़ियों और पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया था। पुलिस ने प्रशांत को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की और फिर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिनों की अदालती तहवील में चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया। तोड़फोड़ करने वाले दूसरे 6 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद के नवाही इलाके हयातनगर की वीरभद्रा कॉलोनी में मुकामी अवाम ने शराब की दुकान को बंद करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। खवातीन की बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक हुई। शराब की दुकान के बायस अवाम बिलखुसूस खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में झुलसी हुई लाश दस्तियाब हुई है। तफसीलात के मुताबिक बलदिया के सफाई अमले ने लाश के नजर आने पर पुलिस को इत्तला दी। शुबा किया जा रहा है कि कत्ल के बाद मकतूल की लाश को जला दिया गया। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। आसपास के CCTV का जायजा लिया जा रहा है। मुशीराबाद पुलिस ने सरखे की वारदात में मुलविस सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि रायपाटी वेंकटराव ने 28 नवंबर को एक मकान में सरखे की वारदात अंजाम दी। पुलिस ने तहकीकात करते हुए 23 तोले के मसरूक़ा ज़ेवरात और 93,000 रुपए की नकद रकम जब्त की है। सारिक वेंकटराव इससे पहले SR नगर, कुकटपल्ली, कुशाईगुड़ा, चेतनापुरी और सनत नगर में सरखे की कई वारदातों में मुलविस रह चुका है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ
जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। भद्राद्री यदाद्री प्रोजेक्ट और छत्तीसगढ़ बरकी माहदे पर अदालती तहकीकात का हुक्म, वज़ीर आला का ऐवान असम्बली में ऐलान। रियासत की बरकी कंपनियां 81,000 करोड़ रुपए की मखरूज, बरकी मालियात पर हुकूमत का असम्बली में व्हाइट पेपर, सरबराही को यकीनी बनाने का ऐलान। मजलिस किसी जमात का अक़लियती सेल नहीं, असम्बली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के दरमियान जबरदस्त नोकझोंक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक़र्रुर बिल की मंजूरी से इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म के साये में काम करेगा, इदारा आज़ाद होना चाहिए, बैरिस्टर ओवैसी की लोकसभा में बहस। और कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में झुलसी हुई लाश बरामद, कत्ल के बाद लाश को जलाने का शुबा, पुलिस मसरूफ तहकीकात। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।